प्रिय देशवासियों, मेरा नाम मनमोहन चौहान है। आज हम भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी ज्ञानवर्धक और आनंददायक लगेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, एक विस्तृत अवलोकन। नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने देश भारत के गौरव, हमारे संविधान के बारे में गहराई से जानेंगे। यह सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है, जो हमें एकजुट रखती है और हमारी विविधताओं का सम्मान करती है। आइए एक एक करके इसकी 20 सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में बेजोड़ विस्तार, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत लिखित संविधान है। यह इतना व्यापक है कि इसमें हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझाया गया है। व्यापकता का कारण, इसकी विशालता का एक बड़ा कारण भारत की भौगोलिक विशालता और सांस्कृतिक विविधता है, जहां हर क्षेत्र और समुदाय की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा, इसे बनाते समय दुनिया के कई देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई और उनके अच्छे प्रावधानों को भारतीय संदर्भ में ढाला गया। केंद्र राज्य संबंधों का विस्तृत वर्णन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसमें बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। आपातकालीन प्रावधानों का समावेश, देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी विस्तृत प्रावधान इसमें शामिल हैं। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संशोधन की दोहरी प्रकृति, हमारा संविधान ना तो बहुत कठोर है जैसे अमेरिका का और ना ही बहुत लचीला जैसे ब्रिटेन का। यह दोनों का एक अनूठा मिश्रण है। कुछ प्रावधानों का आसान संशोधन, संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव। कुछ प्रावधानों का कठिन संशोधन, वहीं कुछ मुख्य प्रावधानों जैसे संघीय ढांचे या मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत 2/3 और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। स्थिरता और अनुकूलनशीलता, यह विशेषता सुनिश्चित करती है कि संविधान स्थिर रहे और देश की मूल संरचना अक्षुण्ण बनी रहे, साथ ही बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ढल भी सके। अनुच्छेद 368 की भूमिका, भारतीय संविधान की यह प्रक्रिया स्वयं अनुच्छेद 368 में विस्तार से बताई गई है, जो इसकी संस्थागत प्रकृति को दर्शाता है। संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। हमने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, इस प्रणाली में सरकार कार्यपालिका सीधे संसद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
जनता का प्रतिनिधित्व। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाई जाए, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है, जो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ये अधिकार न्यायोचित है, यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समान अवसरों की गारंटी देते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राज्य पर नकारात्मक दायित्व। मौलिक अधिकार राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे राज्य को नागरिकों की भाषण की स्वतंत्रता या धर्म के पालन में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। संपत्ति के अधिकार का विलोपन। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश। ये सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और राज्य के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं जब वह कानून या नीतियां बनाता है। गैर न्यायसंगत प्रकृति। मौलिक अधिकारों के विपरीत इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य के लिए नैतिक और राजनीतिक दायित्व है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर। यह नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन आदि। कानूनों के निर्माण में प्रेरणा। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भूमि सुधार कानून और शिक्षा से संबंधित नीतियां इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनाई गई हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। नागरिकों की जिम्मेदारियां। ये नागरिकों के कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। गैर न्यायसंगत प्रकृति। मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नागरिकों को उनके दायित्वों के प्रति सचेत करते हैं। राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। इनका उद्देश्य नागरिकों को यह याद दिलाना है कि उनके पास केवल अधिकार ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। कुल 11 कर्तव्य। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य बताया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। कोई राजकीय धर्म नहीं। भारत का कोई अपना आधिकारिक या राजकीय धर्म नहीं है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और ना ही किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। सभी धर्मों को समान सम्मान। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और प्रत्येक नागरिक को
अपनी पसंद के धर्म का पालन करने, प्रचार करने और बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसने भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को और स्पष्ट किया। धर्म से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप राज्य कुछ विशेष परिस्थितियों में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत यह सिद्धांत सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना पर आधारित है, जो भारत की बहुलवादी संस्कृति का प्रतीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी वयस्कों को वोट का अधिकार। भारत में 18 वर्ष या उसके अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। भेदभाव रहित प्रणाली यह अधिकार जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, संपत्ति या किसी अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त है। लोकतंत्र की आधारशिला यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत आधारशिला है, जो लोगों को अपनी सरकार चुनने का सीधा अधिकार देती है। 61वें संशोधन द्वारा आयु सीमा में कमी मूल रूप से वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। समानता और भागीदारी को बढ़ावा यह सभी नागरिकों को राजनीति में समान भागीदारी का अवसर प्रदान करके सामाजिक और राजनीतिक समानता को बढ़ावा देता है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। भारत में आप केवल भारत के नागरिक हैं, किसी विशेष राज्य के नहीं। इसका मतलब है कि पूरे देश में आपको एक ही नागरिकता मिलती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करती है, क्योंकि सभी नागरिक खुद को एक ही राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। दोहरी नागरिकता का अभाव अमेरिका या स्विट्जरलैंड जैसे देशों के विपरीत, जहां व्यक्ति अपने राज्य और देश दोनों का नागरिक होता है, भारत में ऐसी दोहरी नागरिकता नहीं है। भेदभाव से बचाव एकल नागरिकता यह सुनिश्चित करती है कि देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय भेदभाव ना हो। केंद्र की भूमिका को मजबूत करना यह अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार की प्रमुखता और राष्ट्रव्यापी पहचान को भी मजबूत करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्रता। भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका, सरकार और विधायिका, संसद, विधानमंडल से पूरी तरह स्वतंत्र है। यह इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकते हैं। संविधान की संरक्षक न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता और संरक्षक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में ही काम करे। मौलिक अधिकारों का रक्षक यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्याय के लिए सीधे न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायाधीशों की सुरक्षा न्यायाधीशों को नियुक्त करने और पद से हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है, जो उनके कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
और उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने की स्वतंत्रता देती है। एकीकृत न्याय प्रणाली, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। भारत में एक एकीकृत न्याय प्रणाली है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय और फिर जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम है। कानूनों की समान व्याख्या। यह एकीकृत प्रणाली सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन एक समान तरीके से हो, जिससे कानूनी एकरूपता बनी रहे। एकल अपील प्रणाली। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिससे नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का एक स्पष्ट मार्ग मिलता है। सुसंगत न्याय प्रशासन। यह प्रणाली देश में न्याय प्रशासन में सुसंगतता और दक्षता लाती है, जिससे नागरिकों को समान न्याय मिल पाता है। कानून के शासन को मजबूत करना। यह एकीकृत ढांचा देश में कानून के शासन को मजबूत करता है, जहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। त्रिस्तरीय सरकार, 3 टायर गवर्नमेंट। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। मूल रूप से संविधान में केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार का प्रावधान था, लेकिन 73वें और 74वें संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन, पंचायतें और नगर पालिकाएं का तीसरा स्तर जोड़ा गया। स्थानीय स्वशासन का महत्व। ये संशोधन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शासन को मजबूत करते हैं, जिससे प्रशासन लोगों के अधिक करीब आता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण। यह प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान। पंचायतों और नगर पालिकाओं को अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने और अपने क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार मिलता है। लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है और अधिक से अधिक लोगों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियां। संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु ये प्रावधान सरकार को देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या गंभीर वित्तीय संकट जैसी असामान्य परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संघीय ढांचे पर प्रभाव। आपातकाल के दौरान देश का संघीय ढांचा एकात्मक हो जाता है और केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाती है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। हालांकि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं होता। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता। ये प्रावधान देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। भारतीय संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एक दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। शक्तियों को संघ सूची केंद्र, राज्य सूची राज्य और समवर्ती सूची दोनों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, लेकिन सहयोग पर जोर दिया जाता है।
अंतर्राज्यीय परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें जैसी संस्थाएं केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देती हैं। साझा नीतियां और कार्यक्रम, जीएसटी परिषद इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक साझा आर्थिक नीति पर निर्णय लेती हैं। संतुलित विकास को बढ़ावा, यह दृष्टिकोण देश के संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है, क्योंकि विभिन्न स्तरों की सरकारें मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संविधान में उल्लिखित संस्थाएं। भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण निकायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो उनकी स्वतंत्रता और शक्तियों को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग, नियंत्रक और महालेखा प्रेक्षक CAG, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जैसे निकाय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। लोकतंत्र की आधारभूत संरचना, ये निकाय निष्पक्ष चुनाव कराने, सरकार के खातों को ऑडिट करने, सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती करने और वित्तीय सिफारिशें देने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता, ये संवैधानिक निकाय सरकार की जवाबदेही और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। संवैधानिक शक्तियां, इन्हें संविधान द्वारा ही विशेष शक्तियां, कार्यप्रणाली और स्वायत्तता प्रदान की गई है, ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपना काम कर सके। अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। विशेष संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है। वे अपने शैक्षिक संस्थान भी स्थापित और संचालित कर सकते हैं। भेदभाव पर रोक, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, खासकर सार्वजनिक स्थानों या रोजगार में। समानता और गरिमा, यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों को समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले। धर्मनिरपेक्षता का एक पहलू, अल्पसंख्यकों का संरक्षण भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो देश की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है। आरक्षण का प्रावधान, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण किए गए हैं, ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके और ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके। एक समतामूलक समाज का लक्ष्य, इन प्रावधानों का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सभी व्यक्तियों को समान सम्मान मिले और कोई भी व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि के कारण
भेदभाव का शिकार ना हो। न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय की त्रिमूर्ति। संविधान की प्रस्तावना न्याय शब्द को 3 व्यापक आयामों में परिभाषित करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। आर्थिक न्याय, इसका मतलब है आर्थिक असमानताओं को कम करना और सभी को आजीविका के समान अवसर प्रदान करना, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण अधिकारों से वंचित ना रहे। राजनीतिक न्याय, यह सभी नागरिकों को राजनीति में समान और निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करता है, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। राज्य का मूलभूत कर्तव्य, इन न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है और संविधान के विभिन्न मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं। बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, एकता और अखंडता का आधार। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की भावना पर जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है देश के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना। व्यक्ति की गरिमा का सम्मान, यह केवल भाईचारे की बात नहीं करता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने पर भी जोर देता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। बंधुत्व की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक है, विशेषकर भारत जैसे विविध देश में। सांप्रदायिक सद्भाव, यह विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। सामाजिक समरसता का निर्माण, इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां सभी नागरिक एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और सद्भावना की भावना रखें। संविधान निर्माण के विशेष तथ्य, स्पेशल फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। हाथ से लिखा और सजाया गया भारतीय संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने सुंदर हस्तलेख में इटैलिक शैली में लिखा था। यह पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है, कोई प्रिंटिंग नहीं है। इसके प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों, जिनमें नंदलाल बोस और बेओहार राम मनोहर सिन्हा प्रमुख थे, ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के दृश्यों से सजाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या जनक माना जाता है। संविधान सभा के सदस्य और समय। संविधान सभा में कुल 399 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 रह गए, जिन्होंने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान का निर्माण किया। इसमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी के अंग्रेजी संस्करण में लगभग 1,17,369 शब्द हैं, जबकि हिंदी संस्करण में लगभग 1,46,385 शब्द हैं। यह शब्द गणना संविधान के मूल पाठ में शामिल अनुच्छेदों, अनुबंधों, अनुसूचियों और उपबंधों को सम्मिलित करते हुए की गई है। हिंदी संस्करण में शब्दों की संख्या अधिक होने का प्रमुख कारण यह है कि हिंदी में एक ही विचार को
व्यक्त करने के लिए आमतौर पर अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। इन दोनों संस्करणों की व्यापकता भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रभावी रूप से प्रतिबिंबित करती है। अंगीकृत और लागू होने की तिथि। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आशा है कि इस प्रस्तुति ने आपको भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं को समझने में मदद की होगी। हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा, इसके आदर्शों और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक भी है। आइए हम सब मिलकर इसके मूल्यों को बनाए रखें और एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। जय हिंद।